हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होगी। पूरी वीडियो को आप देखेंगे और आज की वीडियो का स्लोगन है कि 30 में से 30 नंबर पक्का, और ईवीएस के सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके रिवीजन के तौर पर प्रश्न लिए गए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, यही बताना है दोस्तों। तो चिपको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था इसी को बताना है। उत्तर प्रदेश से, क्या आपका झारखंड से, क्या आपका छत्तीसगढ़ से, क्या आपका उत्तराखंड से। याद रखेंगे जो आपका चिपको आंदोलन है, सबसे पहले मैं बता दूं चिपको आंदोलन का मतलब था दोस्तों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था। किसके लिए स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए या पेड़ को कटने से बचाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर एनसीईआरटी में एक आपका पूरा एक लेसन ही है, एक चैप्टर ही है, उसमें बताया गया है कि चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है दोस्तों वह हुआ था आपके उत्तराखंड से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड से 1970 के दशक से स्टार्ट हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, 1970 के दशक में उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ आपका चिपको आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों को कटने से बचाना। और जो वहां के लोग थे ना दोस्तों, याद रखेंगे चिपको आंदोलन में जो उत्तराखंड के लोग थे ना, वह क्या किए थे दोस्तों, वह पेड़ से चिपक जाते थे। जब उसको ठेकेदार या जो उसके लकड़हारे जो थे पेड़ को काटते थे तो पेड़ से काटने से बचाने के लिए, पेड़ को कटने से बचाने के लिए वहाँ के लोग पेड़ों से लिपट जाते थे और कहते थे कि पेड़ के काटने से पहले मेरी जान जाए। इसलिए उनका जो ये था ना दोस्तों चिपको आंदोलन, वह स्टार्ट हुआ था कहाँ से? तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग देखेंगे कि जो ये चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता आप लोग देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी है। कौन है दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता। इसको आप लोग ध्यान रखें कि कौन है दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। क्या है दोस्तों? तो यह चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। तो वनों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं, यहाँ पे चीज़ें देखेंगे जो यूपी टेट में आज तक बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो। जो उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे कहाँ पे है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। ये बात आप याद रखना। उत्तराखंड से जो चीज़ें बनती है उसको मैं एक जगह पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के नैनीताल जिला में भी, अगर आपको जानना है तो जान जाइए, नैनीताल जिला में है। इसको आप याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे कोई पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ पे है या फूलों का उद्यान कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी भी कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में स्थित है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग अगर और आगे जाएंगे तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है कि केदारनाथ मंदिर से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी एक अभ्यारण्य है जो कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कहाँ पे है तो उत्तराखंड में, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य वहीं पे है। फूलों की घाटी या फूलों की उद्यान वहीं पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में ही है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रश्न बन चुका है दोस्तों, तो याद रखेंगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अगर आपसे कोई पूछे तो यह उत्तराखंड का हिस्सा है, ये बात याद रखना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं पे है, ठीक है। अगर आप लोग और आगे चलेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, आपको मैं बता दूं ये गंगोत्री से एक प्रश्न बन चुका है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। ये भी बात याद रखना। तो जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से दोस्तों? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से है। ये भी बात याद रखेंगे। तो इस तरह आप लोग देखेंगे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो आपका कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी है आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल जो उद्यान है
ये बात याद रखेंगे, ठीक ना। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में। सब चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। आपको मैं बता दूं, एक चीज़ बनता है कि देवों की भूमि किसे कहते हैं। अगर कोई ये भी पूछ दे तो देवों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों, तो देवों की भूमि कहा जाता है किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे उत्तराखंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड को। और कहीं कहीं पे उत्तराखंड न देके हिमाचल प्रदेश भी कहे तो आप इसको भी सही करेंगे। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड दोनों चीज़ें हैं देवों की भूमि के लिए सही। अगर पहाड़ों का याद रखेंगे, पहाड़ों का जखीरा अगर पूछ दे कहाँ पे है दोस्तों, तो वो भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक ना। दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देवों की भूमि या आपका पहाड़ों का जखीरा किसे बोलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड को बोलते हैं। याद रखिएगा, इतना जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई बार बन चुका है, फूलों की घाटी भी कई बार बन चुका है। और गंगोत्री से यही बना है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ये प्रश्न आपका बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको आगे बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। यही बताना है दोस्तों कि कौन है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। आप देखेंगे ऑक्सीजन आपका रासायनिक उर्वरक में होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि आपका हाइड्रोजन होता है, कि आपका नाइट्रोजन होता है। ये बताना है दोस्तों। तो जो आपका रासायनिक उर्वरक, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यूरिया, जो यूरिया ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना, जिसका सर्वप्रथम इसको कहाँ बनाया गया था, तो प्रयोगशाला में। अगर ऐसे कहे कि कौन सा रासायनिक या कार्बनिक पदार्थ है जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाए हैं, तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक पदार्थ अगर कोई है तो आपका यूरिया है। और जिसका सूत्र होता है दोस्तों NH2CONH2 इसका सूत्र होता है। इसी को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया था, ये बात याद रखना। यह यूरिया का सूत्र होता है। लेकिन मुझे बताना है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण होता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि हाइड्रोजन होता है, कि नाइट्रोजन होता है। आपको पता है कि रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ यहीं पे बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, रासायनिक उर्वरक याद रखें। आपसे कोई कहीं पे कोई पूछ सकता है कि रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। और एक आपको बता दूं खाद क्या होता है, तब क्या बताएंगे। खाद जो होता है ना, यह जो पशु के गोबर हो गए ना, जो जैविक उर्वरक होता है ना, इसी को बोलते हैं खाद। जैसे कि आपका पशु का गोबर हो गया, पेड़ पौधों की सड़ी पत्तियाँ हो गई, ठीक ना, जो आपके जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, उनका जब हम उपयोग करते हैं ना, तो इसको हम लोग खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, खाद बोलते हैं। लेकिन जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, इसको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है कृत्रिम विधियों द्वारा। ये याद रखना, जैसे यूरिया, डाई, पोटाश, ये सब चीज हो गए ना, ये आपके क्या होगा, रासायनिक उर्वरक हो गए। इस बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, कि आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, कि आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वन महोत्सव दिवस। ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपका जब पर्यावरण अध्ययन में आप लोग इसको देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका बन जाता है। तो वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, आपको बता दें दोस्तों। वन महोत्सव दिवस, इसमें इसका मुख्य लक्ष्य होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना। याद रखेंगे, वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और आपको बता दूं ये कब होता है, तो जब आपका पता है कि जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, जब वर्षा होनी स्टार्ट होती है, तभी ये वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष के याद रखेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बता दें 1 से लेकर 7 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस का मनाया जाता है। और इसका जो स्टार्टअप है दोस्तों वो कब होता है, 1 जुलाई को होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दिसंबर के समय अब क्या क्या पड़ती है दोस्तों, ठंड पड़ती है, तो इसलिए ठंड में तो ये मनाया नहीं जाता। अगस्त के समय बारिश पड़ती है, चलो भाई मान लेता हूँ, चलो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। 1 जुलाई और 2 अक्टूबर, अक्टूबर में भी बारिश होती है, इसमें भी बारिश होती है। लेकिन जब जुलाई में आपकी बारिश स्टार्टअप होती है ना, उसी समय क्या लगाए जाते हैं दोस्तों, वृक्ष लगाए जाते हैं। और वृक्ष लगाने का काम कब होता है, तो जुलाई में ही होता है। और इस समय जो सरकारें होती है ना, उनकी योजनाएं चलती है, वन महोत्सव दिवस मनाए जाते हैं। और उनका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण कराना, और वृक्षों को जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, पेड़ रोडों के किनारे या कहीं पे कोई पर्यटन स्थल है वहाँ पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना, यही है वन महोत्सव दिवस। और प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि आपका एक बार बना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो आपका प्रत्येक वर्ष के 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एड्स के जो आपका इसका जो वायरस होता है, इसका क्या नाम होता है, तो HIV होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है। इसका जो
ये होता है HIV होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं जल जनित रोग क्या होता है, कि जल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है या जल प्रदूषित जल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने, अतिसार होता है कि छोटी माता होती है कि रक्ताल्पता होता है कि मस्तिष्क ज्वर होता है। सभी को आपको बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे जल जनित रोग क्या है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कई बार ये चीज़ें बन चुकी है, ठीक है। तो जल जनित रोग में आप लोग देखेंगे आपका एक तो अतिसार ही होता है। सेकेंड नंबर अगर आपसे कहे कि हैजा किससे होता है, तो दूषित जल के सेवन से होता है। आगे चलेंगे दोस्तों, जो आपका टाइफाइड बुखार होता है ना, ये भी आपका दूषित जल के सेवन से होता है। आपका पीलिया हो गया ना, ये भी आपका दूषित जल के सेवन से होता है। आपका पेचिस हो गया ना, ये भी किससे होता है दोस्तों, दूषित जल के सेवन से होता है। तो इंपॉर्टेंट कुछ हैं जो कि दूषित जल के सेवन से होते हैं। आपका अतिसार हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया और पेचिस हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर आप लोग आगे कुछ भी और भी चीजें देखेंगे, तो जैसे छोटी माता जो रोग है ना दोस्तों, याद रखेंगे छोटी माता यह वायरल रोग है। क्या दोस्तों, यह वायरल रोग है, इसको ध्यान रखेंगे। यह क्या है दोस्तों, तो यह वायरल रोग है, ये बात पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। रक्ताल्पता जो होता है ना, यह जो होता है ना RBC के कमी से होता है। हीमोग्लोबिन में जो आपका रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, इनके कमी से होता है, याद रखेंगे रक्ताल्पता। और मस्तिष्क ज्वर जो होता है ना दोस्तों, यह किससे फैलता है, तो संक्रमण से फैलता है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो बहुत जगह आप लोग इसका गूगल कर लीजिएगा या कहीं पे आप लोग पढ़े भी होंगे कि मस्तिष्क ज्वर होता है ना, वह अप्रत्यक्ष रूप से, क्या दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष रूप से या दूषित जल से उत्पन्न होता है। याद रखना ये चीज आपको मिल जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से दूषित जल के सेवन से क्या होता है, तो आपका मस्तिष्क ज्वर होता है, लेकिन ये संक्रमण से फैलता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देते रहेंगे। चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करते रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हर प्रकार की वीडियो एक ही जगह पे फ्री ऑफ कास्ट सारे आपके मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर की बात करेंगे। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन किससे फैलता है, आपको बताना है दोस्तों। आपका क्या होता है, कीटनाशक होता है कि आपका सीवेज होता है कि धुआं होता है कि ध्वनि विस्तारक होता है। तो वायु प्रदूषण का जो इसमें से कारण है क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो आपको पता है ना कि अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई चीजें ऐसी नहीं है ना कि जो वायु प्रदूषण से बिलोंग करती हो, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, जो धुआं जिसको बोलते हैं, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि कारखानों से या जीवाश्म ईंधन को, जीवाश्मों को जलाने से, कोयला को जलाने से, पेड़ पौधे की लकड़ियों को जलाने से, वन में आग लगने से, जो आपके वाहन होते हैं इसके साइलेंसर से, जो भट्ठे या चिमनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ, इनके जो चिमनी है उससे जो आपके धुएं निकलते हैं ना, इससे क्या फैलता है दोस्तों, वायु प्रदूषण फैलता है। इसको याद रखेंगे। आपको मुझे ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, जैसे CO जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। याद रखेंगे यह वाहन के साइलेंसर से निकलती है, याद रखेंगे वाहन के साइलेंसर से निकलती है। और इसको क्या बोलते हैं, विषैली या जहरीली गैस बोलते हैं। ये लोग आप लोग याद रखेंगे इसको कि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको जहरीली या विषैली गैस का नाम देते हैं। और यह जो होती है ना, तीक्ष्ण गंध वाली होती है और इससे आँख से पानी आने लगता है, ये भी याद रखेंगे। इसके लक्षण आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, सब चीज़ों को याद रखें। CO जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं, वाहन के साइलेंसर से निकलती है, या जहरीली या विषैली गैस होती है और इससे आँख से पानी आता है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। काफ़ी जहरीली गैस होती है, विषैली गैस होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ें बना है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, एक बार ये बना था, अगर आपका प्रदूषण वायु प्रदूषण से ही है तो आपका एक बना था ना कि जो आपका मथुरा तेल शोधनशाला है ना, याद रखेंगे मथुरा का तेल शोधनशाला है ना, उससे निकलने वाला जो धुआं है ना, याद रखेंगे उससे निकलने वाला जो आपका प्रदूषण है, इससे आपका आगरा का ताजमहल प्रदूषित हो रहा है। याद रखेंगे आगरा का ताजमहल प्रदूषित हो रहा है। अगर आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि आगरा का ताजमहल का प्रदूषण किसके माध्यम से हो रहा है, तो आपका मथुरा का तेल शोधनशाला से जो SO2 गैस निकल रही है ना, इससे, या याद रखेंगे जो अम्लीय वर्षा है ना, इससे इसका रंग दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है दोस्तों, धूमिल हो रहा है। दोनों चीज़ों को याद रखें, जिस भी फार्म में पूछे आप इसको याद रख रहे हैं, या तो आगरा का ताजमहल से निकलने वाला SO2, चाहे आपका अम्लीय वर्षा, दोनों चीज़ें आप याद रखें। इससे आपका आगरा का ताजमहल जो हम लोगों का एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो एक धरोहर है जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, धूमिल हो रहा है। यह पर्यटन का बहुत अच्छा और मुख्य स्थान है, इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए
आपको मैं कुछ और बता दूं गैसों की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे कि आपको पूछता है ना दोस्तों कि जो आपका हरित ग्रीन हाउस गैस है, इसको याद रखेंगे। हरित प्रभाव इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं? तो मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना दोस्तों, वो कितनी होती है? 4 होती है। इसको आप याद रखना, और यही होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे, इसको आप बताएंगे। जैसे कि आपका मेथेन होता है, क्या होता है दोस्तों? मेथेन होता है। फिर आपका क्या होता है दोस्तों? N2O होता है। फिर आपका CO2 होता है, और फिर इसके बाद दोस्तों आपका CFC होता है। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। जो आपका CFC होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे आपका क्या प्रदूषित होता है दोस्तों? ओजोन परत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसी से प्रभावित होती है। ये कहां से निकलता है? तो घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, उससे निकलता है CFC। इससे सबसे ज्यादा आपका ओजोन परत प्रभावित होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो यही चारों गैसें उत्तरदायी हैं, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक ना। जिस भी भाव में पूछे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपको मैं अगर गैसों से बता दूं दोस्तों, कई बार तो ये प्रश्न बन चुका है ना, याद रखेंगे। गैसों में आपका कई बार ये प्रश्न बन चुका है ना, कि प्रश्न ऐसे बना है दोस्तों कि अगर आप लोग देखेंगे कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान की खेत से आपका CH4 मेथेन निकलता है। आपसे कह देता है कि दलदल वाली स्थान है, दलदल वाली स्थान से कौन सी गैस निकलती है? वहां से भी आपका CH4 निकलता है। दलदल का मतलब है दोस्तों कि जहां पे दलदल है, जहां पे सड़े गड़े मिट्टी, पौधे, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं सड़ी गली हैं, वहां से क्या निकलता है? तो वहां से मेथेन निकलती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीजें आपका बन चुका है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। अगर ये बात आ गया तो जो आपके पशु हैं ना, पशु हैं जो वे जुगाली करते हैं, जिसको आप लोग पगुरी बोलते हैं ठाटी भाषा में, उससे कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ भी आपका CH4 निकलता है। मनुष्य श्वसन क्रिया में किसको निकालता है? अरे आप लोग याद रखेंगे, उत्सर्जन क्रिया में तो CO2 को निकलता है। याद रखेंगे, श्वसन में किसका प्रयोग करता है? O2 का। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। कितना % पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ये सब याद रखेंगे। इसको प्राणदायिनी गैस बोलते हैं या जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। और किसी को याद रखेंगे, आपको आग जलने में सहायक होती है। याद रखेंगे, आग को जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो आग आपका नहीं जलेगी, याद रखेंगे। और आग को बुझाने में किसका हम प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। अग्निशामक में पूछ दे कि कौन सा गैस लगाते हैं, तो अग्निशामक में जो यूज करते हैं CO2 का यूज करते हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त किया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रश्न घुमा के पूछ दिया है। अभी आपको एक कह देगा ना कि मलेरिया की जो बुखार है, मलेरिया बुखार, इसकी दवा किसके पेड़ के छाल से बनाते हैं? आपको पता है कि सिनकोना के छाल से बनाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने बहुत है। मनी प्लांट है, सिनकोना प्लांट है, यूकेलिप्टस है, और अकोनानाइट प्लांट है। आपको पता है कि जो आपका कुनाइन नाम की दवा होती है ना, याद रखेंगे, यह जो होता है ना, वह सिनकोना, याद रखेंगे, वह सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। जो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार पूछा है दोस्तों कि जो ये होता है ना, ये मलेरिया रोग के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। और यह सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कुनाइन बोलते हैं। कुनाइन नाम की दवा होती है, याद रखेंगे। यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो छाल से प्राप्त होती है। और इसका प्रयोग हम मलेरिया आपका एक प्रकार का बुखार होता है। मलेरिया एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? बुखार होता है। और इसके उपचार में इसको हम प्रयोग करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रकृति का कौन क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यही जो होता है ना यूकेलिप्टस, यह किसको क्या बोलते हैं? तो प्रकृति का एक विरोधी होता है दोस्तों। याद रखेंगे, यह जो भूमि होती है ना, जहाँ पे यह यूकेलिप्टस, इसको सफेदा बोलते हैं, जहाँ पे यह जो होता है ना, याद रखेंगे, जहाँ पे ये जम जाता है ना, वहाँ का जो भूमि होती है ना, वह भूमि क्या हो जाती है दोस्तों? जहाँ पे ये जमता है ना, वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। ये बात याद रखना, बंजर हो जाती है। इसलिए इसको प्रकृति का क्या कहते हैं दोस्तों? विनाशकारक बोलते हैं या विनाशी बोलते हैं, याद रखेंगे। या प्रकृति का संकट भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि प्रकृति का संकट किसे बोलते हैं? तो यूकेलिप्टस को बोलते हैं या सफेदा को बोलते हैं। ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप लोग ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपका आगामी एग्जाम में चीजें आएगी, ठीक ना। आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करके अपना प्यार दुलार दीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल क्या है आपको यही बताना है दोस्तों। आपकी कपाल
कपास है, कि आपका जेट्रोफा है, कि गन्ना है, कि आलू है। गन्ना को नकदी फसल बोलते हैं, याद रखना। नकदी फसल अगर किसी कहीं पूछे तो आपको गन्ना को बोलते हैं। व्यापारिक फसल जो भी होता है ना, इसको भी क्या बोलते हैं, आलू को ही व्यापारिक फसल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। जो कपास होता है ना, या जो काली मिट्टी में उगता है, कई बार इसको पूछ देता है कपास कौन सी मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ होता है, काली मिट्टी में। बात को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कपास की बात करेंगे तो गुजरात जैसे आपके जो तटीय राज्य है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलता है, इसका जमाव होता है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताना है कि बायोडीजल की फसल क्या है दोस्तों, तो जेट्रोफा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या होता है दोस्तों, अगर कोई पूछे तो जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा होता है और इसके बीजों से, याद रखेंगे, जेट्रोफा के बीजों से बायोडीजल उत्पादन किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्या उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो इसके बीजों से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल की उत्पन्न किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। बीजों की पेराई करके इसको संयंत्र या फैक्ट्रियों के माध्यम से बायोडीजल तैयार किया जाता है, इसको याद रखेंगे। वह जेट्रोफा वृक्ष का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई होती है, और आपको पता है गहराई मापने की इकाई है, कि आपका ध्वनि मापने की है, कि तापमान मापने की, कि वायु दाब मापने की। यही चीज़ें आपको बताना है। सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आपको बताना है कि डेसिबल जो होती है ना, उससे क्या नापते हैं दोस्तों, ध्वनि को नापते हैं। क्या नापते हैं दोस्तों, ध्वनि को नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बन सकती है उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक बार आपका सुपर टेट में एक प्रश्न बन चुका है। क्या बना है आपको बता दे रहे हैं। बना है कि WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, इसके अनुसार कितने डेसिबल की जो ध्वनि होती है ना, इसको आप लोग प्रदूषित ध्वनि बोलते हैं। तो जो 65 डेसिबल, याद रखेंगे, 65 डेसिबल की जो ध्वनि है ना, उसको प्रदूषित ध्वनि बोलते हैं। इसी को देखेंगे, जो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के पैमाने बताएंगे। कहीं पे इसको 90 डेसिबल, कहीं पे इसको 75 डेसिबल। लेकिन याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो प्रमाणिक ध्वनि ही पूछता है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो WHO के अनुसार जो ध्वनि होती है ना, 65 डेसिबल ध्वनि जो होती है ना, इसको प्रदूषित ध्वनि के क्षेत्र में हम रखते हैं। ये बात याद रखना। और सामान्य बोल भाषा की ध्वनि जो होती है ना, वो आपका 30 से 40 डेसिबल तक होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहे हैं, ठीक ना। एक बार तो आपका बना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आपका बना है यूपी टेट में, तो आवृत्ति का मात्रक अगर कोई पूछे दोस्तों, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, HZ होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्ट्ज बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता किसके माध्यम से लगाते हैं, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता हम लगाते हैं सोनार विधि से। और इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसी चीज का हम प्रयोग करते हैं, इकोसिस्टम, जिसको पराध्वनिक बोलते हैं, याद रखेंगे। इसलिए इस चीजों को बता दे रहे हैं। सोनार जो होती है ना, यह प्रवृत्ति होती है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, ठीक है। इस सब चीजों को याद रखेंगे। आपको मैं एक चीजें बता दूं, मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकता है, तो इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे मनुष्य सुन सकता है, तो श्रव्य तरंगे सुन सकता है। अब श्रव्य तरंगे जो होती है, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसको सुन नहीं सकता, इसको सुन सकता है। और जो पराश्रव्य तरंगे होती है ना, इसको सुन ले मनुष्य, तो उसका कान बहरापन हो सकता है, या उसके जो कान के पर्दे वो फट भी सकते हैं, या बहरापन जैसी स्थिति आ सकती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो तरंगदैर्घ्य का इसका परास कितना होता है, तो श्रव्य तरंगे का 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और श्रव्य तरंगे का 20 हर्ट्ज से क्या होता है दोस्तों, नीचे होता है। और जो पराश्रव्य तरंगे होते हैं ना, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती है ना, से ऊपर की जो तरंगे होती है ना, इसको पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी को याद रखेंगे। अगर आपको कहीं ऐसे पूछ लेना दोस्तों कि जो ध्वनि है ना, याद रखेंगे, हर चीजों को कवर कर ले। ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे है कि अनुप्रस्थ तरंगे है, ये बता दीजिएगा दोस्तों। मैं दोनों चीजों को बता दूं, ध्वनि और प्रकाश कई बार ये चीजें पूछ लेता है। तो याद रखेंगे, जो ध्वनि होती है ना, वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इसमें भी आधा ध है ध्वनि में, और इसमें भी क्या है दोस्तों, आधा ध है। इसलिए आप लोग इससे याद रखेंगे कि जो ध्वनि है ना, वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और जो प्रकाश होता है ना, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कई बार ये पूछता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश में भी प्र है, और इसमें भी क्या है दोस्तों, प्र है। इससे आप लोग याद रखते रहेंगे, आशा करते हैं आप लोग नहीं भूलेंगे। ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, और जो प्रकाश है क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, याद रखेंगे, ध्वनि के जो परावर्तन होता है, ध्वनि जो टकराकर पुनः हमें सुनाती है, जिसको परावर्तक तल बोलते हैं। तो याद रखेंगे, अगर यहाँ पे जो बोलने वाला व्यक्ति है और यहाँ पे जो तल है, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग पूछ सकता है, इसलिए सब चीजों को आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है।
चलिए आगे ले चलते हैं। भारत का बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? पिलानी में कि जयपुर में कि आगरा में कि दिल्ली में? सब चीज़ें आप ध्यान से रखेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे भारत का बायोगैस संयंत्र जो है ना दोस्तों, वह आपका राजस्थान के पिलानी में है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें जो होता है ना, जैविक कचरों से बायोगैस उत्पन्न की जाती है, याद रखेंगे। जैविक कचरे से बायोगैस, जैसे गोबर गैस प्लांट आदि जैसे होती है ना, इसी को बोलते हैं बायोगैस संयंत्र। और बायोगैस संयंत्र में क्या निकाली जाती है दोस्तों? इससे आपका गैस उत्पन्न होती है, जिसका हम अपने घरेलू जीवन में या दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह जो है ना पिलानी, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान का जगह है, यहीं पे बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा एवं भूमिवर्ती, चारों ओर से भूमि से घिरा और पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? याद रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो आपका बंदरगाह है ना, यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह बोलते हैं। और यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का कौन सा यह बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो कहां पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसको आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का ये जगह है। यह जो यहाँ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ का जो बंदरगाह है पूर्ण रूप से संरक्षित है या सुरक्षित है। कोई पूछे कि किससे सुरक्षित है तो याद रखेंगे यह किससे घिरा हुआ है, तो यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो याद रखेंगे डिप्थीरिया है, क्या आपका लाइटी है, कि आपका अतिसार है, कि आपका खसरा है? आपको मैं बताया हूं कि दोस्तों याद रखेंगे आपका अतिसार नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपको पहले बता भी दिया हूं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको यही बताना है दोस्तों, जो आपका नीली क्रांति है ना, यह किससे संबंध रखती है? दुग्ध उत्पादन से, कि पुष्प उत्पादन से, कि आपका मत्स्य उत्पादन से, कि आपका फल उत्पादन से? आपको बताना है दोस्तों तो कि नीली क्रांति किससे संबंध रखती है। तो आपका पता है कि नीली क्रांति है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आपको मैं बहुत चीजें बता दूं, जैसे आपका दुग्ध उत्पादन है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो ये किससे संबंध रखती है? तो श्वेत क्रांति से। किससे दोस्तों? तो श्वेत क्रांति से आपका संबंध रखती है। क्या? तो दूध उत्पादन, शुद्ध दूध की जो आप शुद्ध दूध का जो मापन किया जाता है वह लैक्टोमीटर से किया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। दूध से दही में बदलने का जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत चीज़ें हैं जो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार तो आपका ये प्रश्न बन जाता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो पीली क्रांति होती है दोस्तों वह तिलहन उत्पादन से होती है। किससे होती है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे और सब चीज़ याद रखिए या मत रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक कहे जाते हैं। और हरित क्रांति का मतलब है दोस्तों कि खाद्यान्न या अनाजों का उत्पादन, अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना ही क्या है? हरित क्रांति है। और याद रखेंगे विशेषकर जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था गेहूं उत्पादन में वृद्धि लाई गई थी। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगर चीज पूछे तो गेहूं को ध्यान में रखते रहेंगे। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी गेहूं उत्पादन को, ये बात आप लोग याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं, 13 नंबर की बात करेंगे। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, इसलिए पूरा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो इनमें से कौन जो है कि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? यही बताना है दोस्तों, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, ये बताना है दोस्तों। आपका भूमि नहीं है, कि आपका धर्म नहीं है, कि आपका समुदाय नहीं है, कि आपका परिवार नहीं है? अब देखिए परिवार जो है ना मानव पर्यावरण का घटक है, बिल्कुल। समुदाय भी है, मानव पर्यावरण का घटक है, बिल्कुल। धर्म जो है मनुष्य ही बनाता है, बिल्कुल। लेकिन याद रखेंगे भूमि जो है ना मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, यह प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, इसको प्रकृति ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, क्या है? तो पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है आग्नेय चट्टान है, कि अवसादी है, कि रूपांतरित है, कि इनमें से कोई नहीं? आप इसको बताएंगे। तो
पिघले हुए मैग्मा से जो आपकी निर्मित चट्टान है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी जो है ना दोस्तों, वह 3 परतों से या 3 चट्टानों से, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, वह 3 परतों से घिरी हुई है या बनी हुई है। घिरी नहीं बोलेंगे, बनी हुई है। किससे दोस्तों? तो परतों से। कितने? तो 3 परतों से। इसमें आप सबसे पहला हो जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं भूपर्पट्टी। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। और सेकंड नंबर पर आता है आपका मेटल, और थर्ड नंबर पे आता है आपका कोर। याद रखेंगे, आपका कोर। यही होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो भूपर्पट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये ऊपरी परत होती है और इसी को भूपर्पट्टी बोलते हैं। और इसका जो निर्माण, याद रखेंगे, इसका जो निर्माण है ना दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात आप लोग करेंगे तो आपको इसके निर्माण में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुई है। याद रखेंगे, इसका निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? तो ग्रेनाइट और किससे हुआ है? बेसाल्ट से हुआ था। किससे? बेसाल्ट से। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पर आता है मेटल। बीच की परत होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे मोटी परत इसको बोलते हैं। याद रखेंगे, सबसे मोटी परत यही होती है जिसको मेटल बोलते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है वह सीमा से हुआ, जिसको आप लोग सिलिका और यम में मैग्नीशियम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में सीमा। याद रखेंगे। और कोर जो होती है सबसे निचली परत होती है। इसको नीफे से जानते हैं। इसको किससे जानते हैं दोस्तों? नीफे से जानते हैं, जिसमें आपका क्या है दोस्तों? निकिल है और एफ मतलब लोहा है। इसका निर्माण निकिल और लोहा के तत्वों से हुआ। इसका निर्माण आपका एसआई और एमए से हुआ। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ। सब चीज़ों को आप ध्यान देते रहेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है उसको आग्नेय चट्टान का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को, 22 अप्रैल को, 29 जुलाई को, 22 मई को। ये बात याद रखेंगे, जो आपका विश्व जैव विविधता दिवस होता है ना दोस्तों, वह कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता दूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपसे कई बार पूछा है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। इसको आप लोग याद रखेंगे। 22 अप्रैल को याद रख लीजिएगा दोस्तों। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं आपका पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? तो इसको इस दिन मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ये बात याद रखेंगे। आपसे बन सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आप लोग 2 चीज़ें और देखिएगा। ये आपका प्रश्न बना है कि याद रखेंगे, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो दिन होता है ना, 21 जून को बड़ा दिन होता है। कितने जून को दोस्तों? तो 21 जून को बड़ा दिन होता है। और कब छोटी रात होती है? तो याद रखेंगे 21 दिसंबर को आपका छोटा दिन होता है। नहीं, रात नहीं देखेंगे, बड़ा दिन को ही देखेंगे। मैं 2-3 बार प्रश्न बना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसके बाद 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। छोटी नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। सॉरी, मन से निकल जा रहा है। 21 जून को बड़ा दिन हो गया और 21 दिसंबर को जो होता है हो गया छोटा दिन हो गया। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। छोटा दिन जो हुआ 21 दिसंबर को और बड़ा दिन जो हुआ 21 जून को। दोनों चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। कई बार तो ऐसे बन जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताइए। तो जो आपका सूर्य ग्रहण होता है ना, यह अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है दोस्तों? तो अमावस्या के दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण आपका कब लगता है बताएंगे दोस्तों। तो जो चंद्र ग्रहण होता है यह पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। इस दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ जो आप लोग याद रखेंगे। चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, इसको मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। क्योंकि एक जगह पर बताना उतना अच्छा नहीं होगा, सूटेबल नहीं होगा, जो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घटक किरणों से रक्षा करती है। तो उस गैस का नाम है ओजोन परत। यह पाई जाती है समताप मंडल में। ये बात याद रखना। और इसकी मोटाई को डाप्सन इकाई में नापते हैं। तीनों चीजें याद रखना दोस्तों। यह जो परत है ओजोन परत है और कौन से मंडल में पाई जाती है, अगर पूछ दिया तो समताप मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, आपको मैं चीजें बता दूं। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको किस में नापते हैं? तो डाप्सन में नापते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। और ओजोन परत जो नहीं होती तो याद रखेंगे सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट कीड़े हैं ना दोस्तों, यूवी अल्ट्रावायलेट जो कीड़े हैं ना, यह पृथ्वी पर डायरेक्ट आती और इसके आने से स्क्रीन कैंसर होता और मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती। स्क्रीन कैंसर और आपका मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती। ये ओजोन परत है, समताप मंडल का हिस्सा है। इसको आप चीज़ों को याद रखेंगे। इसको O3 से दर्शाते हैं, याद रखेंगे। O3 से दर्शाते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जब जलवाष्प
वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको पता है ना दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे आप लोगों को पता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई तालाब है या कोई भी आपका तालाब हो गया, कुआं हो गया, आपका कहीं पानी इकट्ठा है, तो जब सूर्य की प्रकाश किरणें उस पर पड़ती है तो जलवाष्प के माध्यम से ये क्या होती हैं दोस्तों, ये ऊपर चली जाती हैं। ये जो जल का मात्रा होता है ऊपर चला जाता है और एक प्रवृत्ति होती है जिसके माध्यम से पुनः यह जल पृथ्वी पर आता है द्रव के रूप में, और यह प्रवृत्ति कहलाती है वर्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। 18 नंबर को ध्यान रखेंगे। जो स्वर्णिम रेशा होता है उसको हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं, तो स्वर्णिम रेशा को जानते हैं, जूट से जानते हैं। जो जूट का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में, और अब और भी कुछ चीज़ पूछे तो गुजरात, इस याद रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा गृह इनमें से किसे कहा जाता है, या जुड़वा बहन या जुड़वा घर, या ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे किसे कहा जाता है, याद रखेंगे। तो जो पृथ्वी का जुड़वा गृह होता है उस किसको बोलते हैं दोस्तों, मंगल को बोलते हैं कि शुक्र को बोलते हैं कि आपका शनि को बोलते हैं कि आपका बुध को बोलते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, शनि को बोलते हैं, शनि कह रहे हैं दोस्तों, शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। किसको बोलते हैं दोस्तों, शुक्र को बोलते हैं, बात याद रखेंगे, सॉरी बात को ध्यान रखेंगे, किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है, इसको याद रखेंगे। अगर इनका क्रम की बात करें तो बुध है, क्या है दोस्तों, बुध है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपका शुक्र आता है। इसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों, आपका पृथ्वी आता है, फिर आपका मंगल आता है, पुनः आपके बाद इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका बृहस्पति आता है, ठीक। फिर इसके बाद आपका शनि आता है, फिर इसके बाद आपका अरुण आता है, और पुनः उसके बाद वरुण आता है, ठीक है। इसी क्रम में होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। तो ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक। अब चलिए, सूर्य के सबसे पास कौन ग्रह है, तो बुध है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को बोलते हैं, याद रखेंगे। लाल ग्रह किसे बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, या नीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं, याद रखेंगे। शुक्र को नीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये शुक्र को ही बोलते हैं, याद रखना। शुक्र को चमकीला ग्रह, भोर का तारा या शाम को तारा, इसी को बोलते हैं। सब चीजें याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है, तो बृहस्पति की है, ठीक ना। बड़ा ग्रह भी हो गया और इसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या भी हो गई, किसकी, बृहस्पति की। अगर पूछे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो कृत्रिम और प्राकृतिक दो अलग अलग प्रकार के उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह केवल एक है पृथ्वी का, कौन है दोस्तों, तो चंद्रमा है। इस बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन है दोस्तों, चंद्रमा है। चलिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक ना। जो सूर्य होता है ना, वो याद रखेंगे, आपको बता दें, सूर्य अपने स्थान पर टिका होता है, और ग्रह जो होता है ना, इसके चारों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, गति करते हैं, याद रखेंगे। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, तो गति करते हैं। और याद रखेंगे, ग्रहों के चारों ओर कौन गति करता है, पूछ दे तो उपग्रह गति करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे और इस चीज़ों को याद रखेंगे। पृथ्वी जीवन कहाँ पे या किस ग्रह पे संभव है, तो यह पृथ्वी ग्रह पे संभव है, ये भी चीज़ों को आप याद रखेंगे। जल कहाँ पे पाया जाता है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित होती है। आपको पता है कि वह कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है दोस्तों, नहीं है, पूछा है, यही बताना है दोस्तों। नाइट्रोजन नहीं है, कि CO2 नहीं है, कि मीथेन नहीं है, कि नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, आपको यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। जो नाइट्रोजन है ना, यह नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं, NO2 के फार्म में होती है, याद रखेंगे। CO2 को भी बोलते हैं हरित ग्रीन हाउस प्रभाव, याद रखेंगे। गैस जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, NO2 भी डालती है, मीथेन भी डालती है, मीथेन भी डालती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी डालती है। इस बात को याद रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। NO2 तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका हाई है। एक बात याद रखेंगे, CFC को ध्यान रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो होती हैं चारों गैसें होती हैं जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसको तो आप याद कर लीजिए अगर आपको रिपीटेड देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे देखते हैं कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होते हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट होते हैं? भूमध्य रेखी वन नष्ट होते हैं, पतझड़ वन नष्ट होते हैं, कि कोरधारी वन नष्ट होते हैं, कि आपका मैंग्रोव वन नष्ट होते हैं। यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। यह जो वन होते हैं ना वह उष्णकटिबंधीय वाले वन होते हैं, या यहाँ पे जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे जलमग्न हर समय जल भरा रहता है, याद रखेंगे। और उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे उच्च लवणता और जल भराव वाली मिट्टियाँ होती हैं, ये बात याद रखेंगे। और इस कारण ये नष्ट होते हैं, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र किसे बोलते हैं? पावर सेंटर किसे कहा जाता है? तो आपको पता है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको यहीं पर कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे ऊपरी परत या सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे इसको बोलते हैं बाह्यमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहिमंडल या बाह्यमंडल बोलते हैं। दोस्तों बाह्यमंडल ऐसे लिखते हैं, या इसको बहिमंडल भी कहीं कहीं लिख देता है, बहिमंडल भी इसको लिख देता है। सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल होता है। पुनः उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? समताप मंडल मिलेगा। ये भी बात को आप याद रखेंगे। अगर इससे ऊपर आप लोग जाएंगे ना तो इससे ऊपर आपको क्या मिलेगा? समताप मंडल से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मध्य मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? मध्य मंडल मिलेगा। और उसके बाद मिलता है आयन मंडल। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन जाते हैं। ये प्रश्न बना है ना कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। तो वह जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल। यहीं पे कुहसा हो गया, कुहरा हो गया, धुआं हो गया, ऐसी सब चीज़ें यहीं पे फैलती हैं या यहीं पे देखने को हमको मिलती है। ये क्षोभ मंडल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे बनता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या होती है? याद रखिएगा, एक बार ये प्रश्न बना है, आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल होती है। एक तो प्रश्न ये बन सकता है। सेकंड नंबर का प्रश्न ये बन सकता है कि जो आपका ओजोन परत है ना कौन से मंडल का हिस्सा होती है? समताप मंडल का हिस्सा होती है। क्या दोस्तों? तो ओजोन परत होती है। ये बात याद रखेंगे। जो आपके वायुयान होते हैं कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ये प्रश्न आप याद रखेंगे। जो आपका मध्य मंडल होता है कौन ठंडी परत है? तो जो आपका मध्य मंडल ना सबसे ठंडी परत कही जाती है। क्या कही जाती है दोस्तों? तो ये आपका ठंडी परत के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। रेडियो तरंगे याद रखेंगे। रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती है? तो जो आपको रेडियो तरंगे होती है ना वो आयन मंडल में चलती है। कहाँ पे दोस्तों? तो आयन मंडल में चलती है। सबसे ऊपरी जो परत है वह किसे बोलते हैं? तो बहिमंडल को बोलते हैं। और आपको मैं चीज़ें बता दूं, जो बहिमंडल है या जो बाह्यमंडल है यहाँ पे जो बिजली गरजना, बिजली तड़कना, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है दोस्तों? तो यह बहिमंडल में होती है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप चीज़ों को याद करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है कि स्कॉर्बिक एसिड है कि आपका कैल्सीफेरॉल है कि आपका रेटिनॉल है? आपको पता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से सबसे चर्चित जो रोग होता है ना, याद रखेंगे वो क्या होता है? आपको पता है, जिसको आप लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे और ये चीज़ें याद रखेंगे। जिसे आँख से कम दिखाई देता है जिसको रतौधी बोलते हैं, मोतियाबिंद कह के इसको हम क्या कह लें दोस्तों? इसको हम लोग रतौधी कह लें कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौधी होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर थायमिन की बात करें तो जो थायमिन होता है ना वह विटामिन बी1 का नाम होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे थायमिन जो होता है ना विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। स्कॉर्बिक एसिड की बात करें किसे बोलते हैं? तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। इसको आप याद रखेंगे। जो कैल्सीफेरॉल होता है ना वह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। किसका होता है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। सबको याद रखेंगे। थायमिन जो होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी से होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से होता है, रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का होता है। इसे कमी से जो दोस्तों होता है रतौधी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको आप याद रखेंगे। जो आप लोग विटामिन की बात करें ना दोस्तों तो याद रखेंगे विटामिन की खोज की बात अगर आपसे पूछे तो किसने किया है दोस्तों? तो फंक ने किया। 1912 में इसने विटामिन खोज दिया। ठीक है, और याद रखेंगे विटामिन मुख्य रूप से मैं बोला हूँ दोस्तों 6 प्रकार की होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 1 2 3 4 5 6 याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या बनता
बताए कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। आप कैसे बताएंगे? आप देखेंगे जल में आपका कितना वर्ण है दोस्तों, तो 2 वर्ण है। याद रखेंगे जल में 2 विटामिन घुल जाती हैं और उस विटामिन का नाम है बी और विटामिन सी। याद रखेंगे जल में घुल जाती हैं, लेकिन कुछ विटामिन होती हैं जो वसा में घुलती हैं, वह है दोस्तों आपका ए, आपका डी, आपका ई और आपका के। इसको याद रखेंगे और इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे। एक बार एक प्रश्न बना है, मुझे याद आ गया कि जो मसूड़ों से खून आता है ना, याद रखेंगे मसूड़ों से खून आता है ना, वह किसके कमी से आता है या कैसे आता है? इसी भाव में एक प्रश्न बना था, मुझे ध्यान है कि मसूड़ों से जो खून आता है ना, स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी रोग इसको बोलते हैं, और यह विटामिन सी की कमी से आता है। किसके कमी से दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से आता है। इस बात को आप लोग याद रखें, मसूड़ों से खून याद रखेंगे, ठीक ना। इस चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये चीज़ें को धीरे धीरे आप लोग कवर करते रहेंगे तो आपको एक बार नहीं चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 25 नंबर को ध्यान रखेंगे। 21 मार्च को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़े चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपको बता दें दोस्तों, तो विटामिन ए का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए तो पपीता में पाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ों को याद रख लीजिए। और किस में पाया जाता है? पपीता में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विटामिन ए सेब में नहीं पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन याद रखेंगे पपीता में सर्वोत्तम है। याद रखेंगे विटामिन बी, क्या दोस्तों? विटामिन ए किस में पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे हुआ है? आपको पता है समताप मंडल में, समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 28 नंबर की बात करेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है वो 29 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पे? पर्वतों पर पाया जाता है कि रेगिस्तान में पाया जाता है कि सागर तल पर पाया जाता है कि धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है? तो अगर आपसे पूछे कहीं पे कि सामान्य वायुदाब कहाँ पे पाया जाता है तो आपका सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताए हैं कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? थायमिन बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? आपको पता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। याद रखेंगे आर्कटिक वृत्त। तो याद रखेंगे जो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो याद रखेंगे जो होती है ना दोस्तों, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं हर वर्ष। याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? याद रखेंगे भारतीय गैंडे जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसके लिए जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखेंगे काजीरंगा अभ्यारण्य, और एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिल्कुल दोस्तों ये आपके लिए प्रसिद्ध है, जो आपका नाम है काजीरंगा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे अभ्यारण्य है दोस्तों? तो असम राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? असम राज्य में। और एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो आपका नेशनल पार्क है, या काजीरंगा अभ्यारण्य के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये पूरे आप लोग 33 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे।